हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कल 2 चैप्टर पढ़ा था क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री में। कल 2 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था तो और उसमें क्या था कि इतिहास जानने के स्रोत पढ़े थे, पाषाण कालीन संस्कृति पढ़े थे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हड़प्पा संस्कृति, वैदिक संस्कृति और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत क्या था। ये 3 चैप्टर आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज का जो पहला है हड़प्पा, ये है 6 के एनसीईआरटी है तो बहुत डीप नहीं है, शॉर्ट में है। तो कुछ चीज़ें जो फैक्ट के रूप में है, क्या इंपॉर्टेंट, वो हम बताते चलेंगे। बस फटाफट आपको क्या करना है, फास्ट स्पीड में रख करके सुन लेना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले 6th पढ़ेंगे, फिर 7th की, फिर 8th की एसएस एनसीईआरटी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये एक रिवीजन है, जैसे लोअर पीसीएस के लिए, ठीक है, पीसीएस के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि याद तो बहुत सारी चीज़ें रहती, मतलब क्या कहते हैं, पढ़े तो बहुत सारी चीज़ें रहते हैं, लेकिन क्या होता है, भूल जाता है। तो जब कोई भी चीज़ अगर हम सुन लेंगे, एक बार पढ़ा है सुन लेंगे, तो वो याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बस आपको क्या करना, अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा, और जो अभी नए चैनल पर हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता आज हम लोग पढ़ेंगे। इसको कहते हैं नदी घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है नदी घाटी की सभ्यता, ठीक है। नदी घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है? अगर देखा जाए तो विश्व की जितनी भी प्राचीन नगर सभ्यताएं हैं, उनका विकास कहाँ हुआ? नदियों के किनारे हुआ। नदियों के किनारे हुआ, और नदी के किनारे होने के कारण क्या हुआ? अब नदी के किनारे है तो पानी की उपलब्धता तो होगी ही होगी, और पानी की उपलब्धता हुई तो अन्न उत्पादन में वृद्धि हुई, अन्न उत्पादन में हेल्प मिली, और जब अन्न उत्पादन ज़्यादा हुआ तो व्यापार को बढ़ावा मिला। व्यापार को बढ़ावा मिला, इससे क्या हुआ? नगरों का विकास संभव हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ, विश्व में देखा गया, जो विश्व में पहली बार देखा गया कि अलग अलग नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। उसी में सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई क्या? हड़प्पा सभ्यता। उसी में क्या विकसित हुई? एक नगरीय सभ्यता का विकास हुआ, सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई, वो है हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें तो इसका जो समय माना जाता है, वो लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1520, 2500 ईसा पूर्व से 1520 ईसा पूर्व इसकी क्या मानी जाती है? इसका समय माना जाता है। अब हम बात करेंगे कि कैसे इसकी खोज हुई। इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ पूरा, कि हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो इसकी कैसे खोज हुई, किसने की? तो 1921 में 1921 में क्या हुआ था कि कहाँ पर? पंजाब प्रांत में 1921 में पंजाब प्रांत में एक स्थान है हड़प्पा। मतलब 1921 में पंजाब प्रांत में इस हड़प्पा स्थल की क्या हुई? खोज हुई। किसने की? पुरातत्वविदों ने की। 1921 में पंजाब प्रांत में हड़प्पा स्थल की खोज हुई। और ये क्या है? एक नगरीय सभ्यता। ये भी ध्यान रखना है, कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता के अवशेष यहाँ से मिले हैं, नगरीय सभ्यता है ये, ठीक है। तो और इसी प्रकार देखा जाए तो एक जगह पे सिंध प्रांत में, कहाँ पर? सिंध प्रांत में एक और गांव मिला जिसका क्या नाम था? मोहनजोदड़ो। जिसका क्या नाम था? मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है? ये इसका मतलब है मृतकों का टीला। इसका मतलब क्या है? मृतकों का टीला, ठीक है। अब अगर ये देखा जाए कि जो हड़प्पा स्थल से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष सबसे पहले मिले थे, इसीलिए इसे क्या कहा गया? हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ कि कई जगहों पर खुदाई की गई, तो उस समय 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई नगर थे, ठीक है, कई नगर थे। और ये नगर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों की घाटी में बसे हुए मिले थे। इस सभ्यता के कुछ क्षेत्र देखा जाए तो पाकिस्तान में है। भारत में रोपड़ जो मिला वो पंजाब में मिला। रोपड़ कहाँ मिला? पंजाब में मिला। कालीबंगा कहाँ मिला? राजस्थान में मिला। कालीबंगा राजस्थान में मिला। लोथल गुजरात में मिला, गुजरात में। दैमाबाद महाराष्ट्र में मिला। ये क्या है? इस हड़प्पा सभ्यता से संबंधित मुख्य पुरास्थल यहाँ पे मिले। एक उत्तर प्रदेश का है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में है मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में आलमगीरपुर स्थल है। आलमगीरपुर
आलमगीरपुर स्थल है जो कहाँ पर, किस नदी के किनारे, क्योंकि नदियों के किनारे मिला है, तो ये जो है हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के तट पर यूपी के मेरठ में आलमगीरपुर पुरास्थल स्थित है। इस पुरास्थल से क्या मिले हैं, हड़प्पा कालीन मिट्टी के बर्तन मिले हैं। यहाँ से क्या मिला, आलमगीरपुर से मिट्टी के बर्तन मिले हैं। अब हमको ये ध्यान रखना है कि हड़प्पा कालीन, ऐसे तो पूछ लेगा, प्लस पूछ लेगा हड़प्पा कालीन नगर की विशेषताएं क्या थी, इस समय क्या क्या विशेषताएं थी। तो इसमें विशेषता पहले ये थी कि नगरों का जो निर्माण था वो एक निश्चित योजना के अनुसार बना था, प्रॉपर योजना के साथ बना था। ठीक है, इनकी नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के आधार पर किया गया था। सड़कें जो थी चौड़ी थी, सड़कें चौड़ी थी, सड़कें चौड़ी थी, वे छोटी छोटी सड़कों और गलियों से जुड़ी हुई थी। सड़कें देखा जाए तो पूरब से पश्चिम की तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। सड़कों के किनारे नालियां बनी थी, सड़कों के किनारे पक्की पक्की नालियां बनी थी, और हर घर की जो नाली थी बड़ी नालों से जा करके मिल जाती थी। हर नाली में हल्की सी क्या कहते थे, हल्की सी ढाल बनी होती थी ताकि पानी क्या हो, आसानी से वो बह सके। तो ये इतना सारा देखने के बाद ये पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो सफाई और स्वच्छता के प्रति क्या थे, जागरूक थे। ठीक है, अब यहाँ के भवन निर्माण के बारे में बात करेंगे, यहाँ के भवन निर्माण के बारे में। तो यहाँ पे उत्खनन में जो बड़ी बड़ी इमारतें मिली हैं जो कैसी थी, आयताकार थी। कैसी थी, आयताकार थी। कहीं 2 मंजिला घर थे तो कहीं छोटे छोटे घर थे, और इन भवनों का निर्माण एक निश्चित योजना के अनुसार किया गया था कि प्रत्येक घर के बीच में एक आंगन होता था, आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे, प्रत्येक घर में रसोई घर, शौचालय, स्नान घर ये सब था, और 2 मंजिला ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी होती थी। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा प्रॉपर योजना के साथ ये बनाया गया था। आगे देखते हैं कि इसमें और क्या है कि जो दीवारें थी वो किसकी थी। अब जब भाई नगरीय योजना थी, अच्छी खासी थी, तो पक्की ईंट का यूज हुआ होगा, पक्की ईंट की बनी हुई थी दीवारें। और हड़प्पा सभ्यता के नगर में जब खुदाई हुई तो पक्के घर के अलावा वहाँ पे बड़े बड़े गोदाम भी मिले हैं, बड़े बड़े गोदाम भी मिले हैं जहाँ पर अनाज इकट्ठा करके रखा जाता था। मोहनजोदड़ो से एक स्नानागार मिला है। स्नानागार कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। और इस स्नानागार के चारों तरफ कमरे बने हुए थे। अब हड़प्पा सभ्यता के रहन सहन की बात करेंगे। यहाँ का रहन सहन कैसा था, तो यहाँ के लोग चावल, गेहूं, जौ इनका मुख्य भोज्य पदार्थ था। क्या क्या था, चावल, गेहूं, जौ। ये लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल, चावल की खेती करते थे। किसकी किसकी खेती करते थे, गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल और चावल की खेती करते थे। और बहुत सारे पालतू पशु भी इनके थे, बैल था, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, हाथी, ऊंट, ये सब इनके पालतू पशु थे। और इनके आभूषण भी ये बहुत सारे पहनते थे, जैसे हार हो गया, पाजेब हो गया, पाजेब मतलब पायल, बाली, अंगूठी, कंगन। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं बताने जा रही हूँ, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा कि मनका बनाने का जो कारखाना मिला है, मनका बनाने का जो कारखाना मिला है वो कहाँ से मिला है, वो चनहूदड़ो से मिला है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चनहूदड़ो, यहाँ लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, चनहूदड़ो से मिला है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और देवी देवता की बात करें तो यहाँ पर क्या कहते हैं, वृक्ष की पूजा होती थी। तो यहाँ पर बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर धर्म की 4 विशेषताएं देखने को मिलती हैं। धर्म की 4 विशेषताएं देखने को मिलती हैं। क्या क्या था, मातृशक्ति की उपासना थी, मातृशक्ति की उपासना थी, शिव की पूजा थी, शिव की पूजा थी, वृक्ष पूजा था, वृक्ष पूजा थी, और पशु पूजा थी, पशु पूजा थी। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और जैसा कि इसको हड़प्पा सभ्यता को एक और सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्या कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इस समय क्या था, तांबा और टीन ये दोनों को मिलाकर के क्या बनाया गया था, कांसा बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि, और इसमें ये भी ध्यान रखना है कि धातु की चीजें बनाने के साथ साथ लोग पत्थर के औजार भी बनाते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। चलिए और देख लेते हैं। यहाँ पर एक फैक्ट और आपको ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, कांसे से बनी
नर्तकी की मूर्ति मिली है, कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है। और इस टाइम हड़प्पा सभ्यता में क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है कि वस्तु के बदले दूसरे की वस्तु का लेना और देना, ठीक है। व्यापार, यहाँ पे व्यापार जो होता था, तो हड़प्पा के नगरों से पत्थर, धातु एवं मिट्टी की और हाथी दांत की बनी वस्तुएं मिली हैं। तो ये और यहाँ पे जो ये मुहरे मिली हैं, जो मुहरे विभिन्न आकार की थी, इन मुहरों पर आदमी की आकृतियां बनी हैं, कुछ पर जानवरों की आकृतियां बनी हैं, कुछ पर पौधों की, कुछ पर बर्तनों की आकृतियां बनी हैं। तौल और नाप के लिए बटखरे और पैमाने का प्रयोग होता था। नाप तौल के लिए बटखरे और पैमाने का यूज होता था, बटखरा और पैमाने का यूज होता था। और मतलब इस तरह की जो मुहरें यहाँ मिली हुई हैं, ये और भी मतलब और दूसरे देशों में पाई गई हैं, जैसे कि मेसोपोटामिया जो कि इराक में, वहाँ से भी मिली हैं। तो इससे पता चला है कि उन दिनों क्या था, जो व्यापार होता था, इराक और हड़प्पा के नगरों के बीच व्यापार होता था, ठीक है, ये पता चला है। अब लिखावट, इस हड़प्पा सभ्यता की लिखावट की बात करें तो इस सभ्यता की जो मुहरें हैं उन पर संकेत के रूप में लेख मिले हैं, जिससे उनके अक्षर चित्र जैसे लगते हैं, और इस लिखावट को आज भी पढ़ा नहीं गया है। तो हड़प्पा सभ्यता को किस युग के अंतर रखते हैं, कल ही मैंने बताया था, कल के लेक्चर में आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और हड़प्पा संस्कृति के का एक क्षेत्र है लोथल, जो गुजरात में है, वहाँ से एक बंदरगाह मिला है। तो वहाँ के अवशेषों से पता चला कि ये लोग नदी या समुद्र से व्यापार करते थे। लोथल एक व्यापारिक नगर था, क्योंकि यहाँ से बंदरगाह, मुहरे तथा गोदाम के अवशेष मिले हैं। और यहाँ पे अस्त्र शस्त्र नहीं मिला है, तो इससे ये भी पता चलता है कि राज्य में शांति और सुव्यवस्था भी थी। अब नगरों का खत्म होना, तो ये पता चला है कि उस समय क्या हुए होंगे कि आज से 4-5 हजार साल पहले हड़प्पा में जो नगर बने हुए थे, ये नगर लगभग 1000 साल तक बने रहे, फिर किसी कारण नष्ट हो गए, मिट्टी में दब गए। तो उसमें कई कारण सामने आते हैं कि बाढ़ आया होगा, भूकंप आई होगी, महामारी आई होगी, आक्रमण हुआ होगा, आग या फिर आर्यों का आना, इस तरीके से है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको ध्यान रखना कि नगर जो है, नगर निर्माण कला का विकास इस सभ्यता की विशिष्ट देन है। यहाँ के लोगों ने घर बनाने में पक्की ईंट का प्रयोग किया। पानी निकास के लिए समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ के हड़प्पा वासियों ने की, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यह सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। सबसे पहले कपास उत्पादन करने का श्रेय हड़प्पा सभ्यता के लोगों को है। हड़प्पा सभ्यता के लोग सूती कपड़े का प्रयोग करते थे। सभी जो भारतीय लिपियां थी वो बाएं से दाएं लिखी जाती थी, लेकिन हड़प्पा लिपि जो थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ठीक। तो ये सारे इतने इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं वो आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानना है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव। नेक्स्ट सभ्यता की तरफ चलने से नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलने से पहले हम क्या करते हैं कि एक और पढ़ लेते हैं, कुछ और पढ़ लेते हैं इसमें। मेसोपोटामिया सभ्यता, कभी कभी क्वेश्चन इधर उधर से भी आ जाता है। मेसोपोटामिया पर सभ्यता जो थी ये किस नदी के किनारे थी, दजला फरात नदी के किनारे थी। किस नदी के किनारे, दजला फरात नदी के किनारे। और यहाँ पे एक इनके जो देवता थे वो जिगुरत में इनके देवता निवास करते थे। इनकी लिपि भी कैसी थी, चित्रात्मक थी। एक सभ्यता है मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे। और यहाँ पे जो मिस्र सभ्यता में क्या करते थे, जो डेड बॉडीज होती थी उनको संरक्षित करने के लिए उनके शरीर पर एक पदार्थ लगाया जाता था। वो पदार्थ का क्या नाम है, नाइट्रोन नामक पदार्थ का लेप लगाकर उसे पतले और मुलायम कपड़े से ढक देते थे, और इस प्रकार के शरीर को मम्मी कहा जाता था, ठीक है। तो और इनको पिरामिड के अंदर रखा जाता था। एक है क्रीट सभ्यता है, एक क्या है, क्रीट सभ्यता है। इसे द्वीप सभ्यता भी कहते हैं। क्रीट सभ्यता को द्वीप सभ्यता भी कहते हैं। और यह सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई, भूमध्य सागर के किनारे विकसित हुई। कहाँ पर हुई, भूमध्य सागर के किनारे विकसित हुई। सुंदर चित्रकारी के कारण यहाँ के बर्तनों की मांग दूसरे देशों में भी थी। नेक्स्ट सभ्यता है चीन सभ्यता वांगहो नदी के किनारे विकसित हुई। यहाँ पर सॉटन के कपड़े तथा बांस पर लिखना सबसे पहले चीन ने शुरू किया।
कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन ने शुरू किया। तो ये सारी चीजें आपको अब याद हो गई होंगी। तो क्वेश्चन ये है मोहनजोदड़ो के विषय, अरे इसके हड़प्पा सभ्यता के बारे में 2-3 क्वेश्चन मैं आपसे करूंगी। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देखना कि मोहनजोदड़ो का अर्थ मैंने क्या बताया है, क्या है। रोपड़ किस राज्य में है भारत के, कालीबंगा किस राज्य में है। और व्यापार किन 2 सभ्यताओं के नगरों के बीच में होता था, ये भी आपको हड़प्पा सभ्यता और किसके नगरों के बीच होता था। इन 3 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अब हम पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल के बारे में, वैदिक काल का समय जो चलता है वो 1500 से 600 ईसा पूर्व चलता है। 1500 से 600 ईसा पूर्व चलता है। वैदिक सभ्यता, जिसको आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। वैदिक काल से तात्पर्य क्या है, उस युग से है जिसका ज्ञान हमें वैदिक साहित्य से मिलता है। और वेदों से हमें आर्य की राजनीतिक व्यवस्था, उनकी सामाजिक व्यवस्था, उनके धर्म, कला, इन सभी की जानकारी मिलती है। और वैदिक सभ्यता को ही क्या कहा जाता है, आर्य सभ्यता भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं। और आर्य का अर्थ क्या है, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। आर्य का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ या उत्तम। ठीक, यह माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के अवसान के बाद, पतन के बाद वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। सॉरी, अब हम बात करेंगे इनका प्रारंभिक जीवन कैसा था। पहले क्या था, शुरू में आर्य इधर उधर घूमते रहते थे, कबीलों में रहते थे। वो घोड़ा हो गया, गाय हो गया, बैल हो गया, ये सब पशुओं को पालते थे। तो उनके चारा पानी के लिए, उन उपजाऊ भूमि की तलाश में वो क्या कर रहे थे, इधर से उधर भटकते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। तो जहाँ भी उनको उपजाऊ भूमि मिलती थी, जहाँ पर पशुओं के लिए चारा मिलता था, वहाँ वो क्या करते थे, बस जाते थे। इस तरह क्या हुआ, आर्य समूह में आते और नए नए नगरों में क्या करते थे, बस जाते थे। तो इस तरीके से देखा जाए कि लगभग 1200 से 1000 ईसा पूर्व तक, 1200 से 1000 ईसा पूर्व तक आर्य जो है सिंधु, सतलज, ब्यास और सरस्वती नदी के किनारे बस गए। ठीक है, तो ये जो है आर्य सभ्यता का, अगर ये पूछ ले कि आर्य सभ्यता का प्रसार कहाँ हुआ, आर्य सभ्यता का प्रसार या प्रारंभ कहाँ देखने को मिलता है, तो वो मिलता है सप्त सैंधो प्रदेश में। कहाँ मिलता है, सप्त सैंधो प्रदेश में। आर्य सभ्यता का प्रसार या प्रारंभ कहाँ मिलता है, सप्त सैंधो प्रदेश में। ये सप्त सैंधो जो है, ये 7 नदी है। ये 7 नदी है। कौन सी 7 नदी है, सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, सतलज, सरस्वती। क्या क्या है, सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, सतलज, सरस्वती है। ठीक, तो ये है, यहाँ पर हुआ। अब हम बात करेंगे कि जो वैदिक सभ्यता है, जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता, इसको इतिहासकारों ने 2 कालों में विभक्त कर दिया, 2 कालों में बांट दिया। एक है ऋग्वैदिक काल, एक है ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की बात करें तो 1500 से 1000 ईस्वी है। ये ऋग्वैदिक काल जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व है और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व है। क्लियर है इतनी चीजें? ठीक है, आगे चलते हैं। जो आर्य हैं, जो आर्य थे वो क्या करते थे, कबीलों में रहते थे। आर्य जो थे वो क्या करते थे, कबीलों में रहते थे। और इन कबीलों का नाम क्या होता था, मुखिया के नाम पर होता था। इन कबीलों का नाम किसके नाम पर होता था, मुखिया के नाम पर होता था। और इन कबीलों को क्या कहा जाता था, जन कहा जाता था। इन कबीलों को क्या कहा जाता था, जन कहा जाता था। और वेदों में ऐसे हमें कई जनों का उल्लेख भी मिलता है, जैसे कि पुरुजन, यदुजन, तुर्वशजन, भरतजन, ऐसे कई जनों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में जो राजा होता था वो जन का स्वामी होता था। जन का स्वामी कौन कहलाता था, राजा कहलाता था। जन का स्वामी कौन होता था, राजा कहलाता था। इतना आपको फैक्ट पता चल गया होगा। और इस राजा को जन रक्षक भी कहा जाता था। ठीक है, अब देखते हैं, जन मैंने बता दिया। अब जन में क्या होता था, कई विष होते थे। जन में क्या होता था, कई विष होते थे। और इस विष का जो मुखिया होता था
वो क्या होता था, विषपति होता था। इसका जो मुखिया होता था विष का, वो क्या होता था, विषपति होता था। और कई ग्राम मिल करके, कई ग्राम मिलकर विष बनाते थे। कई ग्राम मिल करके क्या बनाते थे, विष बनाते थे। और ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहलाता था। ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहलाता था। ग्राम जो थे, ग्राम किस में विभक्त थे, वो कुल या गृह में विभक्त थे। और कुल के मुखिया को कुलप और गृह के मुखिया को गृहपति कहा जाता था। क्लियर। फिर क्या होता है, ये तो वैदिक काल की बात है। फिर उत्तर वैदिक काल में जब जन स्थायी रूप से बस गए, स्थायी रूप से बस गए, तब ये जन क्या कहलाने लगा, जनपद कहलाने लगा। तो क्या कहलाने लगा ये जन, जनपद कहलाने लगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे राजा की। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि वैदिक काल में जन का जो प्रमुख होता था, जन का जो मुखिया होता था, हेड होता था, वो राजा होता था। और उस समय राजा का कार्य क्या होता था, उस समय जो राजा का कार्य था कि जन के लोगों की रक्षा करना, जन के लोगों की रक्षा करना। ठीक है। और युद्ध में सेना का नेतृत्व करना, ये राजा का काम होता था। और इस राजा का जो चुनाव होता था, राजा का चुनाव जो होता था वो सभा द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा किया जाता था, सभा द्वारा किया जाता था। लेकिन वही उत्तर वैदिक काल में देखें तो इस राजा का पद जो है वो कैसा हो गया, वंशानुगत हो गया। उत्तर वैदिक काल में इसी राजा का पद क्या हो गया, वंशानुगत हो गया। ठीक है। राजा पर नियंत्रण रखने के लिए सभा और समिति नामक 2 संस्थाएं भी बनाई गई थी। ठीक। किसी समस्या को सुलझाने के लिए क्या होती थी, सभा होती थी। और इस सभा में 70 से 80 लोग बैठते थे। 70 से 80 लोग बैठते थे। उनमें से 5 से 6 लोग विशेष आसन पर बैठते थे। आसन पर बैठने वाले लोग क्या कहलाते थे, जो 5 से 6 लोग होते थे विशेष आसन पर जो बैठते थे, उनको क्या कहलाते थे, राजन्य कहलाते थे। और ये राजन्य का चुनाव कैसे होता था, ये अपनी उम्र, अनुभव, शक्ति, योगदान के कारण प्रमुख थे, या फिर इनके पास अधिक गाय हो, घोड़े हो, रथ हो, ऐसे मतलब उनका सिलेक्शन, चुनाव होता था। और जो बाकी लोग होते थे, इन प्रमुख लोगों को, इन 5-6 लोगों के अलावा जो लोग होते थे उनको क्या कहते थे, विष कहते थे। वो क्या कहलाते थे, विष कहलाते थे। ठीक है। सभा में समस्या रखी जाती थी, सभी लोग मिलकर के समस्या को क्या करते थे, सुलझाते थे। ठीक है। अब हम देखेंगे कि राजा का शासन कैसे होता था। ठीक है। तो जन का खर्च चलाने के लिए राजा क्या करते थे, जन के लोगों से, ये जो जन था यहाँ के लोगों से क्या करते थे, उपहार प्राप्त करता था राजा। और इस जो उपहार प्राप्त करता था उसको बलि कहते थे। अब बलि के रूप में राजा को लोग अनाज दे देते थे, घी, वस्त्र, घड़ा, आभूषण, गाय आदि मिल जाता था। तो ये क्या करते थे, राजा अपनी आवश्यकता के अनुसार सामान रख लेते थे, बाकी जरूरत के हिसाब से लोगों में बांट देते थे। तो इससे जो राजा था और जो प्रजा था, इनके बीच के जो रिश्ते थे वो बहुत मजबूत होते थे। ठीक। फिर एक युद्ध के बाद सभा भी आयोजित की जाती थी। युद्ध के बाद सभा भी आयोजित की जाती थी। इस सभा में जन के राजा जीत में मिली गाय, मतलब जो जन का जो राजा था उसको युद्ध में जो जीत में मिली गाय, घोड़े, रथ, हथियार, आभूषण, दासियां जो भी होती थे वो जन के कई लोगों के बीच बांट देते थे। लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा जो था वो राजा अपने पास रखता था। फिर राजन्य वही जो 5-6 मुख्य लोग होते थे उनको और ब्राह्मणों को दिया जाता था। कुछ गायें, बकरियां, भेड़, ये सब जन के साधारण लोगों को भी दी जाती थी। अब बात करते हैं धर्म और यज्ञ की। इसमें यज्ञ का कार्य कौन करता था, पुरोहित करता था। और यज्ञ सामूहिक हुआ करते थे जिसमें पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी भाग लेती थी। ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और इंद्र जो हैं आर्यों के सबसे प्रिय देवता थे, जो उन्हें युद्ध में विजय दिलाते थे। वैदिक कालीन समाज की बात करें, वैदिक कालीन समाज की अगर बात करें तो वैदिक कालीन समाज का जो आधार था वो क्या था, परिवार था। परिवार का जो वरिष्ठ पुरुष होता था वो मुखिया होता था, जिसे कुलप या गृहपति भी कहा जाता था। आरंभ में जो आर्य थे, शुरू में आर्य जो थे वो 3 वर्णों में विभाजित थे। शुरू में आर्य जो थे 3 वर्णों में विभाजित थे। राजा पुरोहित, एक राजा हो गया, दूसरा पुरोहित और तीसरा
अन्य जन, इन तीनों भागों में विभाजित था। और ये विभाजन जो था ये उनके व्यवसाय पर आधारित था, परंतु कठोर नहीं था। धीरे धीरे जो यज्ञ करवाते थे वे ब्राह्मण कहलाएं, जो युद्ध करते थे क्षत्रिय कहलाएं, जो व्यापार कहते थे वैश्य कहलाएं। बाद में शूद्र नामक चौथा वर्ण भी मिलता है जिसमें युद्ध में हारे लोग शामिल किए गए। ठीक है, धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था क्या होती गई, कठोर होती गई। अब कार्य रुचि के आधार पर ना होकर के वंश के आधार पर यानी पिता के कार्य के आधार पर हो गए। लेकिन जो योग्य व्यक्ति होता था वो अपनी योग्यता के बल पर कोई भी पद क्या करता था, प्राप्त कर सकता था। ठीक है, वैदिक काल में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था, वे पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करती थी। जैसे कि वेदों से हमें लोपा, मुद्रा, घोषा, शची, इन सभी महिलाओं के नाम प्राप्त होते हैं। ठीक है, आर्यों के जो मकान थे घास फूस मिट्टी के बने होते थे। आर्य जो थे दूध और उससे बने पदार्थ जैसे दही, मक्खन, घी का प्रयोग करते थे। अन्न में जौ, गेहूं, ब्रीही यानी चावल, गोधूम मतलब गेहूं, यौ मतलब जौ, इनका प्रयोग करते थे। इस समय की आश्रम व्यवस्था जो थी वो 4 अवस्थाओं में थी। ब्रह्मचर्य, पहली अवस्था ब्रह्मचर्य थी, बच्चा इसमें आश्रम में रहकर शिक्षा पाता था। दूसरी अवस्था गृहस्थ की थी, यह अवस्था पारिवारिक जीवन से संबंधित थी। तीसरी वानप्रस्थ है, चौथी संन्यास है। ठीक है, आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत थी। क्या थी, इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा क्या थी, संस्कृत थी। पशुपालन, आर्य जो थे प्रारंभ में कैसे थे, पशुपालक थे, पशुपालक का काम करते थे। गाय बैल व्यक्ति की संपत्ति मानी जाती थी, गाय को पवित्र पशु माना जाता था, वेदों में इसे अघन्या कहा गया है। जो पड़ी होते थे, पड़ी मतलब आसपास के किसान को पड़ी कहा जाता था, आसपास के किसान को पड़ी कहा जाता था। इनके द्वारा गाय चुरा लेने के कारण कई बार युद्ध आरंभ हो जाता था। आर्य इन्हें दस्यु कहते थे, आर्य इन्हें किसे क्या कहते थे, दस्यु कहते थे। इस टाइम खेती का महत्व भी बढ़ा था, इस टाइम खेती का भी महत्व बढ़ा था। आर्य गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में बसने लगे थे, जंगल काटकर कृषि योग्य भूमि बनाने लगे थे, कृषि करने के लिए हल का प्रयोग करते थे। जौ के साथ साथ गेहूं, धान, चावल, गेहूं, धान, दाल ये सब उगाने लगे थे। इन्हें शिल्प की बात करें तो इन्होंने लकड़ी की वस्तु बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, घोड़े से रथ बनाना, ऊन काटना, धातु कर्म का कार्य करते थे। धातु को अयस कहा जाता था, धातु को अयस कहते थे। और ऋग वैदिक काल में इन्हें तांबा और कांसा का ज्ञान था। लोहे का ज्ञान कब होता है, उत्तर वैदिक काल में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लोहे का ज्ञान कब हुआ, उत्तर वैदिक काल में हुआ, उत्तर वैदिक काल में हुआ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ऋग वैदिक काल में क्या हुआ था, राजा का पद वंशानुगत नहीं था, उत्तर वैदिक काल में वंशानुगत हो गया। ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था विकसित हो गई। ऋग वैदिक काल में पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य व्यवसाय बन गया। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखना। और लोहे की खोज कब हुई, उत्तर वैदिक काल में हुई। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अब आगे चलते हैं कि एक है सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है, जो मैंने कहा था कि एक चैप्टर और आज फिनिश करेंगे, वो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। यहाँ मैं लिख दे दी हूँ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत धार्मिक आंदोलन। अब हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलन, जिसमें मेन दो ही इसमें 6th के एनसीईआरटी में वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या होने लगा कि वैदिक काल के अंत तक धार्मिक क्रियाकलाप बहुत ही कठोर होने लगे, खर्चीले होते गए। यज्ञ में अब पशु की बलि दी जाने लगी, ढोंग ढकोसला ज़्यादा बढ़ गया। अब संस्कृत किसी के समझ में ही नहीं आती थी। वर्ण व्यवस्था अब कठोर जाति व्यवस्था का रूप ले चुकी थी। पुरोहित जो थे ये पूरे समाज को ऊंचे और नीच जाति में विभाजित कर दिए थे। इन सभी कारणों से समाज में जो थी वो पूर्णतः असंतुलन की स्थिति बन गई। ठीक है, इस तरह क्या हुआ, पूरे असंतुलन की स्थिति बन गई। तो अब क्या हम लोग पढ़ेंगे, धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन में सबसे पहला हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कि वो पढ़ेंगे महावीर के बारे में। महावीर ये कहाँ के, जैन धर्म में। जैन धर्म के महावीर स्वामी जो है माने जाते हैं 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं।
24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। और इनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली जो कहाँ पर है? बिहार में है, वैशाली में हुआ था। और कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ये क्या करते हैं? 30 वर्ष की अवस्था में, कब? 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ करके कठिन तपस्या की और अपनी इंद्रियों पर विजय पाने के लिए वे महावीर और जिन कहे गए। जब वो विजय प्राप्त कर ली अपनी इंद्रियों पर, तो वे महावीर और जिन कहलाएं, यानी विजेता कहलाएं। और फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने सिद्धांतों का जो प्रचार किया वो किस भाषा में किया? प्राकृत भाषा में किया। इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रचार प्राकृत भाषा में किया। उस समय आम लोगों की बोलचाल की भाषा यही थी। महावीर स्वामी के अनुसार मनुष्य का जो सबसे बड़ा लक्ष्य था वो क्या था? वो कैवल्य प्राप्त करना था, मोक्ष प्राप्त करना था। वहीं ये पूछ ले कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के, तो वो कौन थे? ऋषभदेव थे। ऋषभदेव जो थे वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। अब इनका ध्यान रखना है कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से माने जाते हैं? जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से माने जाते हैं? वो है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब है सही बातों में विश्वास करना। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सम्यक दर्शन का मतलब है सही बातों में विश्वास। दूसरा है सम्यक ज्ञान का मतलब है सही बातों को ठीक से समझना। और तीसरा है सम्यक आचरण, यानी कि उचित कर्म करना। तो ये महावीर स्वामी ने अच्छे व्यवहार व आचरण के लिए 5, और फिर इन्होंने क्या? जैन धर्म में तो इन्हें त्रिरत्न कहा गया। फिर महावीर स्वामी ने अच्छे आचरण के लिए कि अच्छे आचरण सब करे, उसके लिए इन्होंने क्या किया? 5 महाव्रतों का पालन करने के लिए कहा। वो 5 महाव्रत कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अहिंसा मतलब जीवों को ना मारना, सत्य मतलब सच बोलना, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह मतलब अनुचित धन ना जुटाना, ब्रह्मचर्य मतलब इंद्रियों को वश में करना। फिर क्या है कि महावीर स्वामी के कैवल्य के लगभग 2 शताब्दियों के बाद उनके जो जैन अनुयायी थे वो 2 भाग में बट गए। उनके जैन अनुयायी जो थे वो 2 भागों में, 2 संप्रदाय में बट गए। एक है श्वेतांबर और दूसरे हैं दिगंबर। श्वेतांबर जो थे सफेद कपड़े पहनने वाले और दिगंबर जो थे निर्वस्त्र रहने वाले। ठीक, तो इतना जो 6th की एनसीईआरटी इतना आपको बताती है। फिर हम पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध को गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है और ये बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध जी थे। इनका जन्म देखें, जन्म इनका 563, इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ पर? लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में कपिलवस्तु के निकट है। नेपाल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान में इनका जन्म 563 में हुआ था। जन्म ईसा से 563 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था। इनके पिता कौन थे? इनके पिता शुद्धोधन जो थे वो शाक्य गणराज्य के राजा थे। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनकी कहानी तो आपको पता ही होगी कि एक बार जाते हैं तो वो 4 लोगों को देखते हैं, तो वहीं से डिसाइड करते हैं कि मुझे क्या करना है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि तपस्या करने के लिए ये भी निकल जाते हैं। ये क्या करते हैं कि बिहार प्रांत के गया नामक स्थान पर ये ऋषियों के साथ जाते हैं जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। इनके सारथी का नाम आप ध्यान रखिएगा, चन्ना है। ये इन्हीं के साथ जाते हैं और इन्हीं के साथ ये भ्रमण करते हैं। तब वो 4 लोगों को देखते हैं और चौथा जो इंसान देखते हैं कि वो सन्यासी था, उसी को देख करके डिसीजन लेते हैं कि ये एकदम अलग दिखाई देता है और यह एक साधु जब चन्ना बताता है कि यह एक साधु है, इसने अपने जीवन के यथार्थ को समझने के लिए सारे सुख और दुखों का त्याग कर दिया,
तो वहीं से वो देख करके क्या करते हैं, वो चन्ना से कहते तुम यह सब लेकर वापस कपिलवस्तु लौट जाओ, और ये अपनी पत्नी यशोधरा और राहुल को छोड़ करके साधु वेश धारण करके जीवन के यथार्थ को समझने के लिए निकल पड़ते हैं। और सच्चे ज्ञान और शांति की खोज के लिए वो काफ़ी दिन कठिन तपस्या करते हैं, और बहुत दिनों बाद बिहार प्रांत के गया में ऋषियों के साथ, मतलब गया स्थान पर ऋषियों के साथ पहुंचते हैं, और वहीं उन्हें क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले सारनाथ, उत्तर प्रदेश में सारनाथ है, सबसे पहले कहाँ उपदेश दिया, सारनाथ में दिया। ठीक है, सारनाथ में दिया, सारनाथ में। और इन्होंने मध्यम मार्ग, ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने की शिक्षा दी। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मध्यम मार्ग अपनाने की इन्होंने शिक्षा दी, जिसका अर्थ है ना तो बहुत ज़्यादा, ना तो विलासिता, ना तो अधिक कठोर तप। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य को माना। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य को माना। क्या माना कि दुख है, दुख दूर कर, दुख का कारण भी है, दुख है तो दुख का कारण भी है, दुख है दुख का कारण भी है, दुख दूर करने का उपाय भी है, दुख दूर करने का उपाय भी है। और चौथा इन्होंने बताया दुख के दूर करने का उपाय क्या है, अष्टांगिक मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग है। क्लियर, अष्टांगिक मार्ग है। तो इस अष्टांगिक मार्ग जो है वो क्या है कि इन्होंने 8 मार्ग क्या होता है कि जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही सोच होना चाहिए। दूसरा क्या, सही बात और सही कार्य करना है। तीसरा, सत्य बोलना है। चौथा, अच्छा कार्य करना है। पांचवा, अच्छे कार्य द्वारा जीविका अर्जित करनी है। छठा, मानसिक और नैतिक उन्नति के लिए प्रयास करना है। सातवां, अपने कार्य व्यवहार पर हमेशा नजर रखना है। और आठवां, ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान केंद्रित करना है। क्लियर। और महात्मा बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने को क्या कहा है, निर्वाण कहा है। क्या कहा है, निर्वाण कहा है। ठीक। और इनके उपदेश, उनका उपदेश मैंने प्राकृत बताया था, और इनका उपदेश जो है वो किस में है, पाली भाषा में। महात्मा बुद्ध का उपदेश पाली भाषा में है, पाली भाषा में है। और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है, महापरिनिर्वाण जो है वो कुशीनगर जो कि कहाँ, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर हुई है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और महात्मा बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हुआ तो कुछ शताब्दियों बाद बौद्ध अनुयायी भी 2 संप्रदाय में बट गए, हीनयान और महायान, हीनयान और महायान। तो इतना आपको आज ध्यान रखना है। ठीक है, और बाकी कल भी हम लोग 3-4 चैप्टर फिनिश करेंगे जल्दी जल्दी। इसको 1-2 दिन और लगेगा, फिर ये 6th एनसीईआरटी खत्म करके 7th वाले पे हम लोग पहुंच जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ बहुत ज़्यादा नहीं लिखती हूँ, खाली लेक्चर दे, क्योंकि सुनने से चीज़ें याद हो जाती हैं। तो प्लीज़ अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट मिल रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शेयर भले ना करिए, लेकिन लाइक एंड कॉमेंट जरूर कर दिया करिए। और क्वेश्चन का आंसर जो मैंने पूछा है कि चलिए आप बताइएगा कि त्रिरत्न किससे संबंधित और वो तीनों रत्न कौन से थे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन इस वाले चैप्टर से है। तो ये आपको ध्यान रखना। बाकी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।